दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल के ऐसे को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मॉडर्न फिक्शन। वर्जीनिया वुल्फ ने इस ऐसे को लिखा था और इसके अंदर काफी नई बातें की थी उन्होंने। दोस्तों वैसे वर्जीनिया वुल्फ मुझे करियर की स्टार्टिंग में कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन ऐसे वर्क्स पढ़ने के बाद में आपको काफी कुछ नया जानने को मिलता है। अब जो वर्जीनिया वुल्फ के इस वर्क को मैंने पढ़ा तो काफी कुछ नया जानने को मिला, वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा वर्जीनिया वुल्फ की एक फेमस ऐसे मॉडर्न फिक्शन के बारे में। देखो, जिस वक्त ये ऐसे लिखा गया था, आपको समझना होगा कि उस वक्त एक बड़ी नई चीज़ मार्केट में आई थी, सिनेमा। आज की डेट में आपको बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, लेकिन उस वक्त सिनेमा बहुत नई चीज़ थी। और इसके आने से पहले लोगों के पास एंटरटेनमेंट का जरिया सिर्फ लिटरेचर होता था, लेकिन सिनेमा के आ जाने से लिटरेचर लिखने वालों को एक डर सताने लगा कि अब हमारा धंधा बंद होने वाला है। इनसे पहले के जो राइटर्स थे ना, विक्टोरियंस, वो मटेरियलिस्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते थे रियलिटी बताने के लिए। इन लोगों को ऐसा भी लगा कि विक्टोरियन राइटर्स ने जिन टेक्निक्स का यूज़ करके लिटरेचर से जो एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस किया, आज वो टेक्निक्स काम में नहीं आने वाली। मॉडर्न टाइम की रियलिटी विक्टोरियन एज की रियलिटी से बहुत अलग है। हमारी मॉडर्न जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर देख लिया है। ये जनरेशन विक्टोरियन की हैप्पी एंडिंग वाली कहानियों पर भरोसा नहीं करेगी। इस जनरेशन ने भगवान नाम की चीज़ में फेथ रखना बंद कर दिया, क्योंकि इनका मानना यह है कि भगवान अगर होता तो इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया, वो नीचे नहीं आ जाता हम सबको बचाने के लिए। मासूम जाने जब मर रही थी तो नीचे खुद उतर कर नहीं आ सकता था भगवान। तो फेथ का बहुत लॉस हुआ इस टाइम पर। तो एक तरीके से मॉडर्न राइटर्स ने सोचा कि अब हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना नहीं होना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो साइकोलॉजिस्ट कर रहा है। इंसान के दिमाग में क्या चलता है, कि थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है, हमें ये दुनिया को बताना चाहिए। हमें कैरेक्टर की आउटर अपीयरेंस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि वो दिखता कैसा है, उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कौन से जूते पहन रखे हैं, उसकी सिचुएशंस कैसी है, वो कैसे रहता है, बल्कि हमें उसके थॉट प्रोसेस को दिखाना चाहिए कि क्या वो सोचता है, कैसे वो सोचता है। अगर हमारा प्लॉट ड्रामेटिक नहीं भी होगा तो चलेगा, कहानी नहीं भी होगी तो चलेगी, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, राइटिंग को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। आज का ये ऐसे जो है वो इसी चीज़ को बताता है। वर्जीनिया वुल्फ का ये ऐसे मॉडर्न फिक्शन के ऊपर है। इस ऐसे में वो अपने साथ के कुछ राइटर्स को क्रिटिसाइज करती हैं। इन राइटर्स के नाम आप नोट कर लो: H.G. वेल्स, जॉन गाल्सवर्दे और आर्नल्ड बेनेट। ये 3 राइटर्स हैं जो मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एज में रहकर विक्टोरियंस की तरह कहानियाँ लिख रहे थे। अब विक्टोरियंस की तरह कहानियाँ लिख रहे थे का क्या मतलब है? मतलब इनकी कहानियाँ पैसे में, फाइनेंशियली तो बहुत सक्सेसफुल होती थी, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल बातें नहीं होती थी। मतलब छिछला छिछला टाइप से समझ लो, ऊपरी ऊपरी तौर से। ऐसे राइटर्स को वो मटेरियलिस्टिक राइटर बोलकर क्रिटिसाइज करते हैं। ये वो राइटर्स थे जिनके वर्क्स जैसे ही मार्केट में आते थे बेस्ट सेलिंग हो जाते थे। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता था इनके वर्क्स पढ़ने में। पब्लिक इंतजार करती थी इनकी सनसनी मचा देने वाले वर्क्स को पढ़ने का। और ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात क्या होती थी कि इनके वर्क्स पर अगर फिल्म बन जाए तो सोने पर सुहागा हो गया। राइटर के पास में पैसा ही पैसा होगा। और वर्जीनिया जैसे क्रिटिकली सक्सेसफुल राइटर्स जैसे कि डोरोथी रिचर्डसन और जेम्स जॉयस, ये जो राइटर्स थे ये क्रिटिकली सक्सेसफुल राइटर्स थे, लेकिन इनके वर्क्स मुश्किल से ही आम जनता पढ़ती थी। आप आज भी देख लो, अपने कॉलेज में देखना, बच्चों के सिलेबस में अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कोई राइटर आएगा, वर्जीनिया आएगी, तो वो स्किप कर देंगे। लेकिन टीचर्स ऐसे राइटर्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वर्क्स में गहराई होती थी। आप एक तरफ H.G. वेल्स के वर्क टाइम मशीन पढ़ लो, इनविजिबल मैन पढ़ लो, और एक तरफ मिसेस डैलोवे पढ़ लो। आपको टाइम मशीन और इनविजिबल मैन में इंटरेस्ट तो बहुत आएगा, लेकिन मिसेस डैलोवे, आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे आपको ये नोवेल अच्छी लगने लगेगी। ऐसा नहीं था कि वर्जीनिया वुल्फ को इनकी सनसनी मचा देने वाले वर्क्स, नोवेल्स से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, ये भी एक तरीका है भाई, सनसनी मचा देने वाले वर्क्स लिखना। लेकिन वर्जीनिया को प्रॉब्लम थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉडी पर फोकस किया है, स्पिरिट पर कोई ध्यान नहीं दिया। राइटर्स कैरेक्टर के कपड़ों को दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उस कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है
ये चीज़ दिखाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि यहाँ पर आर्नल्ड बेनेट की भी बात करती हैं, उनकी नॉवेल्स में कैरेक्टर इंडियन सास बहू के सीरियल्स की तरह बड़े बड़े ब्यूटीफुल घरों में तो रहेंगे, लेकिन कभी ये बात नहीं की गई कि क्यों और किस पर्पस के लिए वो जी रहे हैं कैरेक्टर्स। उनकी अपीयरेंस की कि वो कैसे दिखते हैं बहुत ही डिटेल में बात की जाती है, लेकिन आत्मा की गहराई पर फोकस नहीं किया जाता कि वो ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। जबकि H.G. वेल्स, उनको तो वो ग्रेट कहकर क्रिटिसाइज करती हैं कि उनकी नॉवेल्स में फुल ऑफ फैक्ट्स, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, क्योंकि साइंस फिक्शन नॉवेल्स लिखा करते थे, डेटा फैक्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर ये बोलती हैं कि ये डेटा और फैक्ट्स जमा करने का काम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होता है ना, नॉवेलिस्ट क्यों ही करे ये काम, क्यों कर रहा है नॉवेलिस्ट ये काम। अगर नॉवेलिस्ट के वर्क के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि रीडर एक बार के लिए मज़े के लिए इनको पढ़ तो लेता है, लेकिन फिर बाद में खुद ही सोचता है, खुद से ही सवाल पूछता है, मैंने क्यों ही पढ़ा इन सब चीज़ों को और मुझे क्या ही मिला इसको पढ़ने से। यहाँ पर 3 राइटर्स को मटेरियलिस्टिक राइटर बोलने के बाद में वो मॉडर्न राइटर्स को भी क्रिटिसाइज करती हैं। वो मॉडर्न राइटर्स को स्पिरिचुअल राइटर तो बोलती हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक दो कमियां गिनवाती हैं। जैसे मॉडर्न राइटर्स को भी अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो वो बताती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि नोवेल को हमेशा सेंसेशनली लिखा जाए। आम सादा ज़िंदगी और डे टू डे लाइफ पर भी बड़ा आर्टिस्टिकली बताया जा सकता है, डे टू डे लाइफ को भी, आम जिंदगी को भी। जैसे तमाशा फिल्म के अंदर डेली ब्रश करने वाले सीन को कितना आर्टिस्टिकली दिखाया गया है। वो आगे बोलती हैं कि अगर एक राइटर के पास में ये राइट होता है कि वो फ्री होकर कुछ भी लिख सकता है, तो वो फाइनेंशियल सक्सेस उसे बांध क्यों रही है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ऐसी ही नोवेल लिखनी है जिससे बहुत सारा पैसा कमाया जाए और एकदम सनसनी मच जाए चारों तरफ। अगर कहानी में लड़का लड़की के बीच में प्यार नहीं होगा और शादी नहीं होगी एंडिंग में तो चलेगा, हीरो की डेथ नहीं होगी तो भी चलेगा, कॉमेडी नहीं होगी तो भी चलेगा, इन सब के बिना भी ग्रेट नोवेल्स लिखी जा सकती है। जिंदगी कभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलती है, बल्कि जिंदगी का कोई मिडल और एंड भी नहीं होता है। जिंदगी कोई सीक्वल ऑफ इवेंट्स नहीं होती है जिसके एंड में कुछ ग्रैंड कंक्लूजन होगा कि ऐसे ऐसे खत्म होगी जिंदगी। नहीं, हर वक्त रीडर का अटेंशन ग्रैब करके रखे वही नोवेल्स ग्रेट नहीं होती। कुछ और नोवेल्स भी ग्रेट होती है, कुछ राइटिंग स्पिरिचुअल भी होती है। जैसे वो जेम्स जॉयस की बात करती हैं कि जेम्स जॉयस की नोवेल्स जैसे कि पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन और यूलिसिस, इन दोनों के एग्जाम्पल देते हुए बोलती हैं कि ये अपनी नोवेल्स में ज़िंदगी को वैसे ही दिखाया करते थे जैसी वो है। छोटी छोटी चीज़ों को जिनको बेकार और इनसिग्निफिकेंट मानकर इग्नोर कर दिया जाता है, उन चीज़ों को दिखाना बड़ा आर्टिस्टिकली। लेकिन वो यहाँ पर कुछ कमियां भी गिनवाती है जेम्स जॉयस की, और थॉमस हार्डी के मेयर ऑफ कास्टरविच और जोसेफ कॉनरेड की नोवेल से उनका कंपैरिजन करती है कि कुछ कमियां हैं जिनको सुधारना चाहिए। इनके कंपैरिजन में कुछ हद तक आपका वर्क ईगोइस्टिक है, तो इनके कंपैरिजन में कमज़ोर है। मतलब कुछ तो कमियां हैं जेम्स जॉयस के वर्क्स में। और दूसरा एंटन चेकअप। देखो यहाँ पर रशियन राइटर्स की और रशियन लिटरेचर की काफ़ी तारीफ करती है यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ, क्योंकि उन्होंने अपने साथियों के साथ में रशियन लिटरेचर को काफ़ी ट्रांसलेट किया था, पढ़ा था। और इस ऐसे के एंड में वो कहती है कि ब्रिटिश राइटर्स को ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए, जबकि रशियन राइटर्स जैसे कि एंटन चेकअप वो सेंट्स की तरह स्पिरिट पर फोकस करते हैं। वो राइटर्स काफ़ी सारे कंक्लूजन्स छोड़ देते हैं, और अपना कोई भी एक फिक्स्ड एंड नहीं देते कि तुम भी हमारी तरह सोचो, रीडर पर छोड़ देते हैं। एंड में अगर आपके दिमाग में वर्जीनिया से पूछने के लिए एक सवाल हो कि आप बताओ हमें एक प्रॉपर स्टफ ऑफ फिक्शन क्या होता है, तो वो इस ऐसे को भी रशियन राइटर्स के एंड की तरह छोड़ती हैं, बोलती है कि एक प्रॉपर स्टफ ऑफ फिक्शन तो है ही नहीं। इस ऐसे को भी वो रशियन राइटर्स की तरह रीडर पर छोड़ देती हैं कि आप ही तय करो कि क्या सही है क्या गलत है, और यहीं पर ये ऐसे खत्म होता है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी समझाया मैंने। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।